सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव भूगोल आखिर है क्या, इसकी परिभाषा और प्रकृति। फिर हम देखेंगे कि समय के साथ इसकी सोच कैसे बदली। इसके बाद हम अध्ययन के अलग अलग तरीकों और इसकी शाखाओं पर नजर डालेंगे। फिर आएंगे इसके मूल सिद्धांत और महत्व। और आखिर में वो चीज जिसका सबको इंतजार रहता है, परीक्षा में आने वाले सबसे जरूरी सवाल। तो यह है हमारा पूरा प्लान। चलिए तो शुरू करते हैं पहले कदम से। किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी नींव को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा और उसकी प्रकृति की। तो सवाल उठता है, ये मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये बस इंसान और कुदरत के बीच के रिश्ते की कहानी है। और ये कोई एक तरफा रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है, जहां इंसान प्रकृति को बदलता है और बदले में प्रकृति इंसान की जिंदगी को, उसके हर पहलू को आकार देती है। चलिए इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो अक्सर भेड़ बकरी पालते हैं। जो मैदानी इलाकों में हैं वो खेती करते हैं। और जो समंदर के किनारे बसे हैं उनका गुजारा मछली पकड़ने से होता है ना? तो ये एकदम साफ दिखाता है कि हमारा पर्यावरण, हमारा माहौल, हमारे काम धंधे को कैसे तय करता है। और एक बात साफ कर लेनी चाहिए, मानव भूगोल का मतलब सिर्फ नक्शे या जमीन पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरा पैकेज है। इसमें समाज भी है, अर्थव्यवस्था भी, हमारी संस्कृति और राजनीति भी। असल में ये इन सब को मिलाकर बनता है। इसीलिए ये एक ऐसा फील्ड है जो इंसान की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को छूता है। अच्छा, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है विचारों का विकास। मतलब मानव भूगोल के बारे में हमारी जो आज की समझ है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये सोच समय के साथ कैसे बदली, कैसे विकसित हुई, ये जानना परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सोच के विकास को हम 3 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। सबसे पहला नजरिया था पर्यावरणीय निर्धारणवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसके बाद एक नया विचार आया, संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। और फिर इन दोनों के बीच का रास्ता निकला नव निर्धारणवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म। ये एक के बाद एक आए और हर विचार पिछले से कुछ अलग था। तो इन पहले 2 विचारों में, निर्धारणवाद और संभववाद में, आखिर फर्क क्या था? देखिए, निर्धारणवाद की सोच ये थी कि प्रकृति ही बॉस है, नेचर इज द बॉस। वो जो चाहेगी इंसान को वही करना पड़ेगा, इंसान बस एक गुलाम है। लेकिन फिर आया संभववाद, जिसने कहा नहीं रुको, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सोच से प्रकृति की चुनौतियों पर काबू पा सकता है। जैसे रेगिस्तान है तो क्या हुआ, हम नहरें खोदकर वहां भी खेती कर सकते हैं। तो देखिए, इंसान की भूमिका पैसिव से एकदम एक्टिव हो गई। और फिर इन दोनों के बाद आया तीसरा विचार, नवनिर्धारणवाद। इसका एक और बड़ा मजेदार नाम है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब रुको और जाओ निर्धारणवाद। ये एक तरह से बीच का रास्ता है। ये कहता है कि देखो, ना तो प्रकृति पूरी तरह से हम पर हावी है और ना ही हम प्रकृति के मालिक बन सकते हैं। हमें एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। विकास भी करना है, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। तो हमने ये तो समझ लिया कि सोच कैसे बदली। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है। मतलब ज्योग्राफर्स इसे स्टडी करने के लिए कौन से तरीके, कौन से अप्रोचेस अपनाते हैं। चलिए अब इसकी शाखाओं और दृष्टिकोणों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर 2 मेन अप्रोचेस हैं। पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच, जो क्या सवाल का जवाब देता है। मतलब हम एक टॉपिक पकड़ते हैं, जैसे जनसंख्या, और पूरी दुनिया में उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है रीजनल अप्रोच, जो कहाँ सवाल का जवाब देता है। मतलब हम एक इलाका पकड़ते हैं, जैसे भारत, और फिर वहां की हर चीज का अध्ययन करते हैं। तो बस इतना याद रखिए, क्या बनाम कहां। और इन अप्रोचेस के अंदर आती हैं इसकी कई सारी ब्रांचेस, कई सारी शाखाएं। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी है जो आबादी के बारे में है, कल्चरल ज्योग्राफी है जो हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों को देखती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जो पैसे रुपए, खेती और इंडस्ट्री से जुड़ी है। मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका दायरा कितना कितना ज्यादा बड़ा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, कुछ ऐसे मूल सिद्धांतों की जो इस पूरे सब्जेक्ट की गोंद हैं, जो इसे आपस में जोड़कर रखते हैं। और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर मानव भूगोल पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार सामने आते हैं, जैसे इंटरैक्शन, एडेप्टेशन, सस्टेनेबिलिटी। एडेप्टेशन का मतलब क्या है? सीधा सा है, इंसान कैसे अलग अलग माहौल में खुद को ढाल लेता है। जैसे कोई बहुत ठंडी जगह पर रहता है तो कोई तपते रेगिस्तान में,
ये सब एडेप्टेशन ही तो है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। अब ये जो लाइन स्क्रीन पर है, ये एक तरह से पूरे सब्जेक्ट का सार है, इसका निचोड़ है कि मानव भूगोल हमें इंसान की जिंदगी और पर्यावरण के बीच के स्थानिक संबंध को समझने में मदद करता है। स्थानिक मतलब स्पेस से जुड़ा हुआ। आसान भाषा में कोई चीज कहीं पर क्यों है, इसका जवाब हमें मानव भूगोल देता है। ये लाइन एग्जाम में लिखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। हम वो सारा नॉलेज, वो सारा ज्ञान अब उन सवालों पर लगाएंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं और जिन पर सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये रहा वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। मानव भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को एक्सप्लेन कीजिए। चलिए देखते हैं कि इसका एक परफेक्ट 5 on 5 वाला जवाब कैसे लिखा जाए। इस सवाल में पूरे नंबर चाहिए तो जवाब को इन 5 पॉइंट्स में तोड़ दो। पहला, इसकी सामाजिक प्रकृति, जिसमें समाज, आबादी की बात हो। दूसरा, आर्थिक प्रकृति, खेती, उद्योग, व्यापार। तीसरा, सांस्कृतिक प्रकृति, रीति रिवाज, धर्म। चौथा, राजनीतिक प्रकृति, बॉर्डर, देश। और पांचवा, पर्यावरणीय प्रकृति, कि कैसे इंसान और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए और बस जवाब एकदम सॉलिड हो जाएगा। और अपने आंसर को फिनिश करने के लिए ये लाइन जरूर लिखिए। ये एक तरह से एग्जाम बूस्टर है कि मानव भूगोल मानव क्रियाओं, समाज और प्रकृति के बीच के स्थानिक संबंधों का एक समग्र अध्ययन है। ये लाइन लिखते ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट की गहरी समझ है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, उसे समझाइए। याद है हमने सेक्शन 2 में 3 पड़ावों की बात की थी। ये सवाल सीधा वहीं से है। एक परफेक्ट आंसर के लिए इन 3 स्टेप्स को एक एक करके समझाना होगा। स्टेप 1, पर्यावरणीय निर्धारणवाद। बताइए कि इसमें प्रकृति को सुप्रीम माना गया। स्टेप 2, संभववाद। यहां बताइए कि कैसे टेक्नोलॉजी से इंसान ने प्रकृति पर काबू पाया। और स्टेप 3, नवनिर्धारणवाद। इसमें बैलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले आइडिया को हाईलाइट कीजिए। बस जवाब तैयार है। अच्छा, अब एक हाई स्कोरिंग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, जो अक्सर अलग से भी पूछ लिया जाता है। नवनिर्धारणवाद को एक उदाहरण के साथ समझाइए। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रैफिक लाइट की मिसाल। इसीलिए तो इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। सोचिए, प्रकृति हमें हरी बत्ती देती है, अवसर देती है कि जाओ विकास करो, लेकिन वो हमें लाल बत्ती भी दिखाती है, चेतावनी देती है कि रुको, सोचो, कहीं तुम पर्यावरण को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो इसका असली मकसद है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। मिसाल के तौर पर पहाड़ों में सड़क बनाना जरूरी है, यह है गो, लेकिन उसे बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना कि लैंडस्लाइड ना हो, पेड़ों को कम से कम काटा जाए, यह है स्टॉप। यही है नवनिर्धारणवाद।